सोनगढ़ के राजा वीरभद्र सिंह बड़े ही ज्ञानी, प्रतापी और न्यायी राजा थे। उनकी पत्नी तारामती परियों से भी सुंदर, ज्ञानी और दयालु स्त्री थी। राजा वीरभद्र सिंह के राज्य में अकूत धन दौलत, सुख संपदा भरी थी। प्रजा सुखी थी, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न था। पर रानी तारामती अंदर ही अंदर दुखी रहती थी। इतने सारे सुख साधन होते हुए भी उन्हें एक संतान की कमी खलती थी। वह दिन रात पूजा पाठ, ज्ञान ध्यान में मग्न रहती, फिर भी ना जाने क्यों प्रभु उनके ऊपर दया दृष्टि नहीं करते। राजा वीरभद्र सिंह अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का संतान की भांति ध्यान रखते। रानी भी उनके इस कार्य में भरपूर सहयोग करती, पर प्रभु से अपनी झोली भरने की भी दुआ मांगती रहती। एक दिन उन्हें एक सेविका ने बताया, जंगल में एक बहुत ज्ञानी साधु महात्मा आए हुए हैं। वे हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। क्यों ना महारानी उनके पास जाकर अपनी इच्छा बताएं। महारानी को उसकी बात जच गई। उन्होंने राजा को इस बारे में बात की। महारानी ने उन्हें कहा, हम लोग महात्मा के पास जाकर उनसे अपने राज्य के लिए एक योग्य वारिस मांग ले। राजा ने कहा, प्रभु ने हमें संतान नहीं दी है, प्रभु की मर्जी, इसके लिए तुम परेशान ना हो। हमारी प्रजा में जितने भी लोग हैं वो सारे ही मेरी संतान हैं। मैं इनमें से किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव करके उसे अपना वारिस बना दूंगा। राजा की बात सुनकर रानी क्रोधित हो गई और अपने महल में चली गई। रानी को दुखी देखकर राजा ने राजकाज निपटाने के बाद महात्मा जी से मिलने की योजना बना ली। संध्या समय वो रानी के साथ महात्मा जी से मिलने जंगल में पहुंच गए। घनघोर घने जंगल में पेड़ों के बीच महात्मा जी की कुटी अत्यंत शांतिपूर्ण प्रतीत हो रही थी। चारों तरफ फूल की सुगंध से वातावरण सुगंधित था। पेड़ों पर मीठे फल लगे हुए थे। वहां शेर और गाय बिना किसी भय के साथ एक साथ विचरण कर रहे थे। राजा को वहां पहुंचकर असीम आनंद की अनुभूति हुई। कुटी के अंदर पहुंचकर राजा रानी महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। महात्मा जी ने उनसे उनके आने का प्रयोजन पूछा। रानी ने बताया, मेरे पास सब कुछ है, बस एक औलाद का सुख नहीं है। कृपया करके मुझे पुत्रवती होने का वर दे, जो मेरे राज्य की देखभाल कर सके। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी देने का वरदान देता हूं। यह कहकर महात्मा जी ने एक फल उठाकर राजा रानी को दिया और कहा, घर जाकर तुम दोनों इस फल का सेवन कर लेना। राजा रानी अपने महल पहुंच गए। उन्होंने उस फल के 2 टुकड़े करके आधा आधा सेवन कर लिया। कुछ समय पश्चात रानी की गर्भवती होने की सूचना पूरे राज्य में फैल गई। सभी प्रजाजन खुश थे। अब उनका वारिस आ रहा है। उनको पुत्र होने की उम्मीद थी। वे चाहते थे राजा को पुत्र के रूप में राजकुमार की प्राप्ति हो। ठीक 9 महीने 9 दिन 9 घंटे के बाद उन्हें भगवान की कृपा से एक बेटा और एक बेटी, 2 जुड़वा बच्चों की प्राप्ति हुई। जुड़वा बच्चे पैदा होने की सूचना पाकर राजा फूले ना समाये। उन्होंने दावत दान दक्षिणा खूब नाच गाना करवाया। पूरी प्रजा राजकुमार और राजकुमारी के पैदा होने का उत्सव मनाने लगी। धीरे धीरे राजकुमार और राजकुमारी बड़े होने लगे। राजा की नजर में बेटा और बेटी समान थे, पर रानी नहीं चाहती थी राजकुमारी को राजकुमार के समान शस्त्र विद्या दी जाए। पर राजा ने इस बात का कड़ा विरोध किया। राजा ने कहा, महात्मा जी ने हमें योग्य उत्तराधिकारी पैदा होने का वरदान दिया है। अब इन दोनों में से कौन योग्य है, इसका चुनाव हम अभी नहीं कर सकते हैं। ना ही तो हम राजकुमार को केवल पुरुष होने के कारण राज्य सौंप सकते हैं। अब इन दोनों में से जो भी ज्यादा योग्य होगा वह इस राज्य का वारिस होगा। राजा की यह बात सुनकर रानी मुंह फुला लिया करती, कहती,
सदियों से जो प्रथा चली आ रही है, क्या आप उसे तोड़ दोगे? राजा कहते, नहीं, मैं सदियों की प्रथा को नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि राज्य और प्रजा जिसे मैं पुत्र के समान प्रेम करता हूं, उसको सुरक्षित हाथों में सौंप दूं। राजा ने अपने पुत्र और पुत्री की शिक्षा दीक्षा का बराबर प्रबंध किया। दोनों बच्चे वेद पुराण, युद्ध विद्या, कला, नृत्य, संगीत, विदेशी भाषाओं का बराबर अध्ययन कर रहे थे। पुत्र में पुरुषोचित गुण और बेटी में स्त्रियोचित गुण झलकने लगे थे। दोनों में शारीरिक समानता न होने के बावजूद भी शिक्षा, शास्त्र या ज्ञान की बात आती तो दोनों एक दूसरे से बढ़कर थे। राजकुमारी लड़की होने के बावजूद किसी चीज में कम न थी। वह भी पुत्र के समान ही वीर और ज्ञानी थी। जब दोनों योग्य आयु को प्राप्त कर गए, तब राजा ने अपने मन की इच्छा दोनों को बता दी। राजा ने कहा, तुम दोनों में से जो भी योग्य होगा, मैं उसे अपने राज्य का वारिस बना दूंगा। इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। तुम लोग समान धन लेकर अलग अलग दिशा में जाओ। वहां तुम वह कार्य करोगे जो तुम्हें राज्य चलाने के लिए उचित लगता है। 1 साल बाद मैं देखूंगा किसने अच्छा कार्य किया है। जिसका कार्य अच्छा होगा, मैं उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। दोनों ने राजा की आज्ञा को सिर झुकाकर मान लिया और समान धन लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल गए। राजकुमार धन लेकर पूर्व दिशा में और राजकुमारी धन लेकर पश्चिम दिशा में चली गई। राजकुमार ने पूर्व दिशा में जाकर उस पैसे से एक बड़ा सा महल खरीद लिया और अपने ऐशो आराम की चीजें जुटा ली। उसने वहां के किसानों से अधिक लगान वसूल किया। अगर प्रजा ने कर चुकाने में आनाकानी की तो उसने सैनिक भेजकर जबरन कर वसूल लिया। राजकुमार ने उनकी परेशानी पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, नहीं उन पर खर्च किया। इस कारण उसके पास बहुत अधिक धन हो गया। राजकुमारी पश्चिम दिशा में गई थी। उसने वहां किसी को नहीं बताया कि वह इस राज्य की राजकुमारी है। वह गरीबों के पास जाकर उनके ही समान रहने लगी। वह उनकी जरूरतों पर पैसा खर्च करने लगी। उसने उनके लिए स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए, उनकी भलाई के लिए अनेक कार्य किए, जिससे वह उस क्षेत्र में मशहूर हो गई। जब लोगों को पता चला यह राजकुमारी है और इतनी साधारण तरीके से रह रही है, तो उन लोगों ने उसके रहने की व्यवस्था एक बड़ी सी हवेली में कर दी। राजकुमारी कुछ लोगों को लेकर उस बड़ी सी हवेली में रहने लगी, लेकिन फिर भी वह लोगों की मदद करना ना भूलती। 1 साल के बाद वे दोनों लगान लेकर राज्य में आए। राजकुमार के पास रुपए पैसे की बोरियां घोड़ों पर लदी थी। वह बहुत अधिक धन दौलत लेकर राज्य में वापस लौटा था। राज्य चलाने के लिए धन दौलत की जरूरत होती है। उसने अपने पिता से कहा। राजकुमारी भी धन दौलत लेकर राज्य में वापस लौटी, लेकिन राजकुमार की दौलत के सामने उसकी दौलत बहुत कम थी। राजा ने दोनों लोगों का पैसा देखा। महारानी ने गर्वित होकर कहा, देखो मेरा पुत्र कितना धन लेकर आया है। राज्य को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, इसलिए मेरे पुत्र को राजा बना दिया जाए। राजा ने कहा, अभी प्रतियोगिता पूर्ण नहीं हुई है। इन दोनों में कौन विजयी है, मैं कुछ दिन सोचने के बाद इस बात पर विचार करूंगा। उसने राजकुमार और राजकुमारी से कहा, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएं। समय आने पर आपको निर्णय सुना दिया जाएगा। राजकुमार और राजकुमारी अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद अचानक राजा के सैनिक राजकुमार को पकड़ने आ गए। उन्होंने कहा, राजकुमार अपने राज्य से एक रसोइये की हत्या करके भागे हैं। उस हत्या के बदले में इनको फांसी की सजा दी जाएगी। महाराज ने इनको तुरंत ही फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया है। हुक्म सुनकर राजकुमार के हाथ पांव फूलने लगे। उसने कहा, क्या कुछ हो नहीं सकता है? सैनिकों ने कहा, अगर आपकी जगह पर कोई और लटकने को तैयार हो जाए तो राजा यह सजा उस व्यक्ति को दे देंगे और आप सजा से बरी हो जाएंगे।
राजकुमार ने अपने अंगरक्षकों से सैनिकों से अधिक धन लेकर उसके बदले सजा भोगने को कहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। राजा के सैनिक राजकुमार को बंदी बनाकर राज्य में ले आए। उधर राजकुमारी को पकड़ने के लिए भी सैनिक गए और उनसे भी यही बात कही। राजकुमारी की प्रजा को जब यह बात पता चली तो वे सब उसके बदले लटकने को तैयार हो गए। पूरी प्रजा उसका जुर्म अपने सर लेने चाहती थी। राजकुमारी अपनी सजा किसी और को नहीं देना चाहती थी। उसने सबको अपने पीछे आने से मना किया, पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे राज्य की तरफ आने लगी। राजकुमारी के पीछे पीछे सैकड़ों लोग चले आ रहे थे और राजकुमार अकेला सैनिकों के साथ आ रहा था। सैनिकों ने दोनों को दरबार में पेश कर दिया। राजकुमार सर झुकाए खड़ा था और राजकुमारी के पीछे लोग चिल्ला रहे थे, हमारी राजकुमारी ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। अगर धोखे से हो गया है तो उसकी सजा हमें दे दो। सैकड़ों लोग उसकी सजा भुगतने को तैयार थे। राजा ने अपनी रानी से कहा, बताइए, राज्य लोगों से चलता है या धन से? जब लोग होंगे तो धन भी आ जाएगा और धन होने से लोग नहीं आते हैं। आपने देखा, राजकुमार पैसे देने को तैयार है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि उसने केवल धन कमाया, लोगों का प्रेम नहीं। और हमारी राजकुमारी ने लोगों का प्रेम कमाया है। पूरा राज इससे प्रेम करता है। राजा को सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। जो राजा में गुण होने चाहिए वह सारे गुण हमारी पुत्री में हैं। केवल इस वजह से कि यह पुत्री है, मैं इसके गुणों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने प्रजा की ओर देखकर कहा, प्रतियोगिता संपन्न हुई। मैं अपनी पुत्री को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। पूरे सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगी। राजा ने दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी का धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया। राजकुमारी अपने पिता की भांति प्रजा से पुत्रवती प्रेम करते हुए राज्य कार्य चलाने लगी। उसके राज्य में सभी प्रजाजन खुश थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।